नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री। आज हमारे इस कार्यक्रम में एक विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय में अयोध्या आंदोलन के नायक रहे कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्याण सिंह जी, मैं आपके परिचय को लेकर थोड़ा दुविधा में था। यूँ तो पूरा देश आपका परिचय जानता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहूँ या उसमें कभी तकनीकी दिक्कत है कि तकनीकी तौर पर अभी आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली। देखिए, व्यावहारिक रूप से मैं भाजपा के साथ आ चुका हूँ। तकनीकी दृष्टि से अभी मैंने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया है और लोकसभा से इस्तीफा देने में मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है। कठिनाई एक ही है कि आज इस्तीफा देता हूँ तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आयोग मध्यावधि चुनाव करा देगा। तो चुनाव लड़ो, ये मध्यावधि और फिर 6 महीने बाद एक और लड़ो। तो मैं 2 चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैंने राय ली तो उनका भी कहना था कि नहीं, जब 6, 7, 8 महीने रह जाएँ इस्तीफा दे दीजिएगा, तब तक कोई बात नहीं है। और व्यावहारिक रूप से हर क्रिया में, हर कलाप में और एक प्रकार से लोगों के निर्णयों में भी मेरी हिस्सेदारी शुरू हो ही गई है। जब जगह जगह मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ, यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, तो अलग कुछ नहीं है। अब ओपन है, सब चीज़ें हैं, कहीं दुविधा नहीं, केवल तकनीकी हो गई जी हाँ। कल्याण सिंह जी, फिर से घर वापसी, कैसा अनुभव, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। ऐसा इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन की तरफ जब देखता हूँ तो जब मैं विद्यार्थी था तब से आरएसएस का स्वयंसेवक था और आज भी आरएसएस का स्वयंसेवक होने पर मुझे गर्व है। कल्याण सिंह जी, अभी लखनऊ में अटल शंखनाद रैली, उसमें आप बहुत भावुक हो गए थे। जी भाजपा के साथ अपने रिश्तों का जी उल्लेख जी करते जी हुए। जी जी कारण था, मंच पर माइक पकड़ने से पहले बैठे बैठे मेरे पूरे का पूरा अतीत, कैसे काम किया था, लोगों के साथ कैसे चला था, कैसे निर्णय करते थे, कैसे पार्टी से को उठाया था, सत्ता में लाए थे, वो सारा अतीत मेरी आंखों के सामने घूम गया था। और जैसे ही मैं माइक पकड़ा था वो अतीत मेरे ऊपर हावी हो गया और मैं भावुक हो सकता, इसको कोई संदेह नहीं। मैं भावुक व्यक्ति तो हूँ। जी। लोग तो कहते हैं कल्याण से बड़ा कठोर व्यक्ति है, फिर मैं कठोर नहीं हूँ। लोग कहते हैं कल्याण से बड़ा जिद्दी आदमी, मैं जिद्दी भी नहीं हूँ। हाँ, अपने निर्णयों पर दृढ़ रहता हूँ। मैं अपनी कही बात पर मैं दृढ़तापूर्वक अमल करने की कोशिश करता हूँ, चाहे इसे कुछ जिद कह लो और चाहे कुछ भी कह लीजिएगा। कल्याण सिंह जी, आपको नहीं लगता कि आपने भाजपा को जहां छोड़ा था, लोकसभा में 60 और विधानसभा में 176, इस मोड़ पर आप छोड़कर पार्टी को गए। आज भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत पिछड़ गई, भाजपा की लड़ाई से बाहर हो गई। अगर मैं कहूँ, रिंग में 2 पहलवान दिखते हैं, सपा और बसपा। भाजपा और कांग्रेस पवेलियन में दिखते हैं। भाजपा थोड़ा सा अपनी रणनीति में परिवर्तन कर ले और मुझे खुशी इस बात की है कि परिवर्तन परिलक्षित होने लग गया है। जैसे 4 सूत्र है मेरे पास। जी। पार्टी का एक चेहरा दिखना चाहिए, पार्टी की एक वाणी दिखनी चाहिए, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अमली जावा पहना रही पार्टी ये दिखना चाहिए और जिताऊ टिकाऊ अच्छी छवि के प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए। भाजपा इस वक्त पहुँच जाएगी। मेरा अपना कहना ये है, इलेक्शन की दृष्टि से मेरा अनुभव ये है कि अगर 100 अंक चाहिए जीतने के लिए तो उनमें 75 अंक तो केवल प्रत्याशी के होते हैं। बाकी 25 अंक जो हैं उसमें घोड़ा गाड़ी, नेता अभिनेता, नचकैया, गवैया, भाषण, रैली, रेला, सभाएं, ये 25 अंकों के से बढ़ जाती है। अगर हमने प्रत्याशी छांट दिया केवल 50 अंकों वाला तो 25 के 25 भी जोड़ दिए जाएँ तो अभी जीतेगा नहीं कोई। जब उस 25% में केवल हमारा हिस्सा नहीं है, सब पार्टियों का घोड़े दौड़ेंगे, कार्य दौड़ेंगी, नेता जाएंगे, अभिनेता जाएंगे, कलाकार भी जाएंगे, तो उस 25 में सब साझेदार हैं। इसलिए पहली तो बात भाजपा को, इस बात को मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि ये कैंडिडेट ओरिएंटेड होता है इलेक्शन। अपना अनुभव बताता हूँ कि 100 में से 75 अंक केवल प्रत्याशी की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी छवि कैसी है, उसकी स्वीकार्यता कैसी है, जनता में उसकी लोकप्रियता कैसी है और कार्यकर्ता में वो कितना स्वीकार्य है, ये सब चीज़ें छांट ली जाए और कोई मुश्किल काम नहीं है। यही काम हमने किया था, तब न मुसलमानों के विरोध के बावजूद भी हम 1991 में 222 सीटें जिता के लाए थे। 1998 में हम 85 में से 60 सीटें जिता के लाए थे। वो मिथक मैंने झूठा साबित कर दिया था
लोग जो सोचते हैं कि मुसलमानों के बिना सत्ता नहीं हासिल की जा सकती, 1991 में क्या था? कुछ कहने वाले कह सकते हैं 1991 में हाँ अयोध्या का प्रकरण था, मान लिया मैंने। 1998 में क्या था? मैंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अमली जामा पहनाया, दृढ़ता के साथ पहनाया। जैसे लोग जिद कहते हैं, नाई, धोबी, कुमार, खटीक, केवट, विंध्य, निषाद, राजभर, जाट, गुजर, सैनी, लोधी, यादव, आपके नाई हो गए, वाल्मीकि, इन सबको टिकट दिए और जीत कर आ गए तो उनको सत्ता में हिस्सेदारी दे दी। 2 उदाहरण मुझे याद है इस तरह से। हमने वाल्मीकि हमारा कोई जीत के नहीं आ पाया था, टिकट तो दिए थे, तो फिर हमने मेरठ के रामचंद्र वाल्मीकि को विधान परिषद में भेजा, स्टेट मिनिस्टर बना दिया। नाई हमने गोरखपुर में दिया था, अच्छा कार्य करता था, नहीं जीत सका, तो मथुरा के प्रोफेसर रामप्रसाद कमल नाई हैं कम से, उनको विधान परिषद भेजा, उठा के मिनिस्टर बना दिया हमने। तो ये जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, मैं इसको जातिवादी की संज्ञा नहीं देता। आज अग्निहोत्री जी समाज के प्रत्येक वर्ग में एक लग जगी है, एक भूख जगी है, सत्ता में, व्यवस्था में, विकास में, राजनीति में और संगठन में हिस्सेदारी पाने की, हिस्सेदारी देखने वाली हिस्सेदारी चाहिए, जिसका नाम एक 2 शब्दों कहता हूँ, सामाजिक न्याय। और अभी भी बीजेपी को सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अमली जामा पहना ही होगा। और मेरा बड़ा आग्रह होगा, विनम्र प्रार्थना होगी अपनी लीडरशिप से कि भाई जिस सिद्धांत को लेकर के हम टेस्ट कर चुके हैं और सफलता हमको मिल चुकी है, तो उस हमारे टेस्टेड फार्मूला को हम क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? ऐसे ही मैंने आग्रह कर रहा हूँ कि एक चेहरा चाहिए, एक वाणी चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, जिताऊ और टिकाऊ और अच्छी छवि के प्रत्याशी चाहिए। ये तो किया था आपने, और कैसे? ये 2 बातें तो मेरी समझ में आ गई। इन पर पार्टी चलो अमल कर भी सकती है, जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार भी छांट ले और सामाजिक न्याय की दिशा में भी काम करे। लेकिन एक शर्त आपकी बड़ी कठिन है पार्टी के लिए, एक चेहरा। मेरा कहना है, सारी रार तो वही है एक चेहरे पर। नहीं, मेरा कहना यह है कि इसमें 2 मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक सुयोग्य और कुशल राजनेता हैं, मौजूद हैं, लेकिन कुल मिलाकर के स्वयं नेतृत्व को निर्णय करना पड़ेगा कि पब्लिक के सामने हमारा एक चेहरा दिखाई देना चाहिए। एक इश्यू पे एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो उससे भ्रम पैदा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही बुद्धिमान स्तर के नेता है, उस सब चीज़ों को सबने एहसास किया है और मैं तो ये देख रहा हूँ परिवर्तन आ रहा है। एक चेहरे वाली बात है और एक वाणी वाली बात भी है, आ रहा है परिवर्तन धीरे धीरे। अब चीज़ आ गई तो बीच में ठीक हो जाएगी, मेरा बड़ा विश्वास है ठीक होगी। जैसे आपने कहा ना कि 75% तो प्रत्याशी पर निर्भर करता है, वैसे मुझे लगता है कि जनता जो है ना, एक समय में एक ही चेहरे में अब चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का चेहरा था, नेता सब थे लेकिन चेहरा कल्याण सिंह का था। जनता ने उस पर अपना मत दिया। केंद्र में भी नेता बहुत थे, चेहरा अटल जी का ही था। अटल जी का चेहरा था। नेता तो कई हजार है, कार्यकर्ता लाखों में है और सबको श्रेय, सबकी मेहनत, लेकिन फिर भी बारात है तो दूल्हा चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो दूल्हे पर ही रार है। रार तो वहाँ नहीं होती, यहाँ दूल्हे नहीं होते। हमारे बहुत लोग ऐसे हैं कि सब क्षमता, योग्यता, कुशलता ये दूल्हा बनने की है। इससे लोगों को लगता होगा भाई एक चेहरा नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि एक चेहरा है, अभी भी है। अब किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर जनता के बीच में ये संदेश जाए कल्याण सिंह जी कि अपने अपने गले में बरमाला डालने की ही होड़ हो गई यहाँ, तो जनता को लगता है कि जो मेरी पसंद है उस पर बोल नहीं रहे और हर आदमी हाथ में जयमाला लिए कि मेरे गले में डालो, तो भी छवि ठीक नहीं बनती। अग्निहोत्री जी, मैं बहुत व्याख्या नहीं करूँगा इस विषय की। मैं एक सिद्धांत को मानता हूँ और उस सिद्धांत ने काम किया है। जब मैं बीजेपी की तरफ बढ़ा तब मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि ये श्रेय किसको जाता है। शायद उनके दिमाग में किसी नेता का नाम रहा होगा कि उस नेता की वजह से आप आ गए। तो मैंने कहा देखो, सारा श्रेय जाता है वक्त को। वक्त बड़ा बलवान होता है। वक्त ने समझा दिया कि कल्याण सिंह अलग रहोगे तब भी मिट जाओगे, भाजपा के नेताओं को समझा दिया कि अलग रख करके पार्टी घाटे में जाएगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर है वक्त का। आज भी वही सिद्धांत मानता हूँ, वक्त सबको समझा दे रहा धीरे धीरे करके। और आप देखिएगा कि वो जो चीज़ें दुविधा में फंसी हुई हैं सब क्लियर हो जाएंगी और जल्दी क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ी जा करके। चेहरा तो एक बनी चुका है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में। तो कौन से देखिए, तकनीक का कोई कारण होता है तो अलग है। इस समय श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता की आवाज़ बन चुके हैं, नौजवानों की आवाज़ बन चुके हैं,
किसानों की आवाज़ बन चुके हैं, उद्योगपतियों की आवाज़ बन चुके हैं, सुशासन देने की कला उनमें है, विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। और जगह जगह से जो मोदी का दर्शन भी नहीं किया होगा वो कहता है मोदी लाओ, मोदी लाओ। अब ये सही है कि आम जनता स्वीकार कर रही है। वो कहते हैं कि खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ हो जाती है, तो आज वैसी आवाज़ बनती जा रही है। हाँ, अब वो कब घोषित होंगे ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को है, वो तय करेगा, फिर एनडीए बैठ के तय करेगा। और ऐसा होता है तो इसमें से कुछ सुखद परिणाम सामने आएंगे। एनडीए में आपका जो सबसे बड़ा सहयोगी दल है, जिसके 20 सांसद हैं लोकसभा में, जनता दल यूनाइटेड, उसको इस नाम पर तीखी आपत्ति है, नरेंद्र मोदी के नाम पर? होनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी के नाम पर आपत्ति करने का कोई विशेष तर्क संगत कारण तो लगता नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी पार्टी है, उनका अपना मत व्यक्त करने का पूरा अधिकार है जनता दल यू को या माननीय नीतीश जी को भी। हो सकता है कि शायद जो टाइम फैक्टर है ये उनको भी समझा लेगा, नहीं वक्त की ज़रूरत है सर। आपके एक बहुत वैचारिक तौर पर आपके बहुत मतलब परिवार के हिस्से शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर, उनके अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि बाला साहब के समय में तो ये रेस में ही नहीं थे नरेंद्र मोदी, इसलिए बाला साहब की चॉइस तो सुषमा स्वराज थी, अभी नरेंद्र मोदी रेस में कैसे आ गए? मैंने उतना ही कहना है कि चाहे एनडीए के घटक दल हैं, इन सब के साथ विचार विमर्श करके ही नाम तय होगा ना। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के घर में भी बैठ करके एक मत एक राय बनाने के लिए विचार मंथन करना चाहिए, जो शुरू हो भी गया होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कल तक कोई बात कही जाती थी तो आज वही दोहराई जाएगी या कल आने वाले दिन वही दोहराई जाएगी। मेरा विश्वास ये है, मेरे जीवन भर का अनुभव है कि टाइम फैक्टर बहुत चीज़ों को सुधारता है, टाइम फैक्टर बहुत चीज़ों को चेंज करता है। और आप देखेंगे यही टाइम फैक्टर अतीत में जो चीज़ होती रही थी, शायद वर्तमान में भविष्य में यही टाइम फैक्टर इम्प्रूवमेंट लाएगा। कल्याण सिंह जी, जिस प्रदेश में आपने इतनी लंबी पारी खेली और एक अच्छी पारी खेली, एक आपका शासन सत्ता के इकबाल के लिए आज भी याद किया जाता है। धन्यवाद। आज जो सरकार वहाँ है, बहुमत की सरकार बहुत समय बाद आई, समाजवादी पार्टी की इसमें इतनी बहुमत की, और नया मुख्यमंत्री आया, नौजवान मुख्यमंत्री आया, तो एक उम्मीद पूरे प्रदेश को जगी कि शायद समाजवादी पार्टी भी खुद को बदलेगी और प्रदेश भी बदलेगा। आपका 50 सालों का तजुर्बा, उत्तर प्रदेश की नस नस से आप वाकिफ, आज सरकार को 1 साल 1 महीना हो गया, किस ढंग से आप इसकी रेटिंग करेंगे? मेरा अनुमान या मेरा अनुभव 2 प्रकार का है। पिछले 20-25 साल का इतिहास बताता है कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आती है, महंगाई लाती है, भ्रष्टाचार घोटाला लाती है, और जब जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो गुंडागर्दी अपने साथ लेकर के आती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार को सरकार कहना ही बेईमानी है। सरकार नाम की चीज़ उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, गुंडागर्दी हो रही है पूरी तरीके से, बलात्कार की घटना रोज घटित हो रही हैं। आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। शासन का सबसे पहला दायित्व होता है कि आम नागरिक, माँ बहन बेटी अपने को सुरक्षित महसूस करे। एक बार को आदमी बिना खाने के रह सकता है 2 दिन, लेकिन बिना सुरक्षा की भावना के आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कोई सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री भला लड़का है, मैं उसको बड़ा प्यार भी करता हूँ, लेकिन नया मुख्यमंत्री नौसिखिया मुख्यमंत्री है। दूसरे उसके ऊपर भी कई पावर सेंटर्स हैं। मैंने मुलायम सिंह जी का अलग पावर सेंटर है, श्रीमान राजमुखा का अलग पावर सेंटर है, तुरंत बात पर तुरंत जाते हैं। फिर शिवपाल सिंह यादव का अलग पावर सेंटर है, फिर रामगोपाल यादव का अलग पावर सेंटर है, और ये सब के सब 4 पावर सेंटर इनसे बहुत सीनियर है अखिलेश भैया से। तो अखिलेश की कठिनाई तो है ही है। मेरी उस अखिलेश के प्रति व्यक्तिगत तौर पर मैं उसको प्यार करता हूँ, और मैं चाहता था कि सफल होता, लेकिन वो सफल हो नहीं पाया, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि पावर सेंटर्स हो गए वहाँ पर कई, और जितना समर्थन उनको अब मिला था आने वाले चुनाव में देखिएगा वो रिपीट नहीं हुआ। लोकसभा का चुनाव देख लीजिएगा, 23 सीटें लाए थे। ये ठीक है, 23 सीटों में कम से कम 12 सीटों का योगदान मेरा था, उसमें आपका फैक्टर 12 का मेरा योगदान था। लेकिन आज उनकी वो सीटें नहीं आने वाली। विधानसभा में भी एक बार बहुमत आ गया है, अब शायद ही बहुमत का आ पाएगा। अगर हम
सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बांध करके और राजनीति को मिशन के तौर से लेकर चलें, धंधा नहीं धर्म के रूप में लेकर चलें, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद के कर्तव्य को पूरा करने में सफल हो सकती है। जो कुछ तो पूंजी औरों से अलग भाजपा के पास अभी भी है। अभी अगर तोला जाए, तोला ना पतोला जाए, तो इतना तो मानते ही है कि नहीं भाई अभी भलमान साहब इनमें ज़्यादा है। तुलना तत्व में मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बाकी पार्टियों में, बाकी नेताओं में तुलना की जाए और हमारे पार्टी के नेताओं में, पार्टी में तुलना की जाए, तो अब भी नंबर हमको ज़्यादा मिल रहा है औरों की तुलना में को लग रहा कह रहा हूँ मैं। हालांकि ये नंबर बढ़ने चाहिए। आपसे इंटरव्यू हो और अयोध्या की बात नहीं हो तो ना तो मुझे अच्छा लगेगा और ना मुझे अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा नहीं लगेगा, करोड़ों दर्शकों को। और ये सवाल नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कल्याण सिंह जी, एक पत्रकार के नाते उस वक्त मैं दैनिक जागरण में पत्रकारिता कर रहा था, वहाँ सेवा कर रहा था। अयोध्या आंदोलन मैंने बहुत करीब से कवर किया। उस 5 दिसंबर 1992 की रात और 6 दिसंबर 1992 का 11 बजे सुबह तक का समय, उस वक्त आप मुख्यमंत्री थे। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या दबाव कितना था, क्या स्थिति थी, मनस्थिति उस वक्त? बड़े चैन से सोया था, सारी माहौल व्यवस्था कर दी थी। प्रातः काल पूजा करके ढंग से 2-3 मिनट मेरे पास आ गए थे। ऊपर की मंजिल पर कोई चाय पकौड़े खाने के लिए ले गया था। अचानक फ़ोन आया था कि साहब इस तरह से वहाँ जो ढांचा था उसका पहला गुंबद टूट गया है जा करके। माने मैं ये मानता हूँ कि वो घटना अनियोजित थी, अचानक थी, अनप्लैन्ड थी। हाँ, जो पिछले 4.5 साल तक करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं कुचली गई थी, उनका वो स्वयं स्फूर्त विस्फोट था जो 6 दिसंबर 1992 के उस ढांचे के विध्वंस से सामने आया। और हो गया सो हो गया। मैंने कभी भी उस ढांचे के जाने के लिए खेद व्यक्त नहीं किया, कभी किसी से मैंने माफ़ी भी नहीं मांगी, मांगूंगा भी नहीं। अरे भाई, आखिर तो वहाँ पर राम मंदिर था, अब तो अदालत ने स्वीकार कर लिया। चाहे 1/3 ज़मीन दी अदालत ने, माना तो वहाँ जगह मंदिर था तो ये मस्जिद कहाँ से आ गई? बाबर ने मीर बाकी को भेज करके कहा इस मंदिर को ध्वस्त कीजिएगा, यहाँ मस्जिद बनाइएगा। जबकि शरीयत कहती है कि किसी पूजा स्थल को तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई जाएगी तो उस मस्जिद में अता की गई नमाज को खुदा कबूल नहीं करता। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? केवल इसीलिए किया कि हिंदुओं की पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ अपमानित महसूस करते रहे और समझते रहे कि हमारे ऊपर कोई बाबरी शासन करने के लिए आया था। तो चला गया। कल्याण सिंह जी, एक बहुत नाजुक बात, जब ये ढांचा गिर गया, तूफान आ गया, आना ही था, पता था कि ढांचा गिरेगा तो तूफान आएगा। नरसिंह राव जी के एक मित्र ने मुझे बताया, जब वो नरसिंह राव जी से मिले, तो मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि अब उनका देहांत हो चुका। तो नरसिंह राव जी से उन्होंने पूछा, और मुझे लगता है ये बात में आपसे बेहतर कोई सवाल नहीं, उनका देहांत थोड़ी देर पहले हुआ है जी। तो उन्होंने पूछा कि आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आप एक्टिव मोड में क्यों नहीं दिखे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर? तो उन्होंने जो मुझे बताया कि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि मैंने कांग्रेस को बचा लिया। तो उनका परसेप्शन ये है कि कांग्रेस तो इससे नुकसान में गई। उन्होंने कहा नहीं, वो ढांचा रहता, वो 3 गुंबद रहते तो भारतीय जनता पार्टी सालों साल राज करती लखनऊ से दिल्ली तक। सिर्फ 3 गुंबद रहते तो एक बार तो नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी वास्तविक स्थिति में आके खड़ी हो जाएगी। जो एक कृत्रिम शक्ति भाजपा को ये गुंबदों से मिल रही थी, वो शक्ति मैंने विड्रॉ करवा दी। क्या ये बात, ये व्याख्या जो है, मैं कहता हूँ सही है? अगर ये व्याख्या सही है तो हमसे पूछने बजाय कांग्रेस से पूछना चाहिए ना, तो इस व्याख्या से सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अगर उन्हें कांग्रेस से बचाने के लिए गुंबद तोड़ने दिए गए थे तो आज गुंबद तोड़े जाने का विरोध विधवा विलाप क्यों करते पार्लियामेंट आकर हर 6 दिसंबर लगा करके? देखिए, उनका क्या सोच रहा होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, दृष्टिकोण क्या रहा होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हो गई थी कि उस समय न मैं कुछ कर सकता था न नरसिंह कुछ कर सकते थे। जब ज्वार उठता है, 4-5 लाख लोग थे, जब ज्वार उठता है तो कई चीज़ें बेकाबू हो जाती है। और मैंने कहा ना, दैट वाज
and unplanned, unthought incidents, demolition of that distributed structure. और वो हजारों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुशली भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। उसे क्यों नहीं स्वीकार करती है दुनिया से जाकर के, उसके पीछे पड़े। और अब तो मैं हाई कोर्ट के उस जजमेंट से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तय कर दिया हाई कोर्ट ने, कहा राम जन्मभूमि भी है यहाँ, इतना ही काफ़ी हो गया। नहीं हिस्सा क्यों दे देता कोर्ट, हाई कोर्ट? हालांकि उस फैसले से सहमत नहीं है, चाहे कोर्ट में किसी डिवीजन नहीं मांगा था और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, जो होगा देखेगी। कल्याण सिंह जी, लेकिन उस एक घटना ने आपको दोनों तरह से शिखर पे पहुंचाया। आप आलोचनाओं के शिखर पर भी हो गए और समर्थन भी आपको बहुत मिला। एक ऐसी घटना जिसने आपको मतलब सब देश के सबसे ज़्यादा आलोचना की जाने वाले व्यक्ति के तौर पर भी स्थापित कर दिया और एक व्यापक समर्थन वाले नेता के तौर पर भी स्थापित कर दिया। उस ढांचे के टूटने के बाद पार्टी की ओर से देश भ्रमण का मेरा कार्यक्रम बनाया था और उस समय श्रीमान नरेंद्र मोदी उस सारी यात्रा के संयोजक थे, मेरे साथ चलते थे और तभी से उनके और हमारे बीच में बहुत मित्रता के संबंध है और मैं उनकी सोच से कायल हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ उस आदमी की। किसी भी प्रदेश में गए लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए आए थे। और आप ठीक कहते हैं, आलोचक भी हैं और ये भी ठीक कहते हैं कि प्रशंसक भी हैं। तो हर व्यक्ति के किसी कार्य के लिए सबके सब आलोचक हो जाएंगे ये कभी होता नहीं, और सबके सब प्रशंसक हो जाएंगे ये कभी होता नहीं। लेकिन आज अगर गिनती की जाए तो प्रशंसकों की संख्या भारी पड़ेगी आलोचकों की तुलना में। कल्याण सिंह जी, एक अंतिम सवाल, लगभग आधी सदी की राजनीतिक यात्रा आपने की। अगर मैं ये पूछूं कि कल्याण सिंह क्या चाहते हैं, इस देश की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता कल्याण सिंह को किस रूप में याद रखे, तो क्या कहेंगे? इतने कहूँगा कि जीवन भर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित रहा हूँ। जीवन के जितने शेष दिन बचे हैं राष्ट्र और समाज की सेवा में व्यतीत हों और मेरी इच्छा है कि इस देश के अंदर हिंदुत्व का ज्वार उठे। मेरी इच्छा है कि इस देश के अंदर राष्ट्रवाद की ज्वाला भभके। मेरी इच्छा है कि जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जा रही है ये समाप्त किया जाए। मेरी इच्छा है गांव गरीब किसान का उत्थान हो। मेरी इच्छा है झुग्गी झोपड़े के किसान का उत्थान हो। मेरी इच्छा है नारी के सम्मान का गारंटी हो। और मेरी इच्छा है कि दबे कुचले उजड़े पिछड़े दलित शोषित पीड़ित और अधिकारों से वंचित वर्गों को भी सत्ता में, व्यवस्था में, विकास और संगठन में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिसका नाम देता हूँ मैं सामाजिक न्याय। ये है मेरी इच्छा। नहीं तो आपकी इच्छा है, लेकिन लोग आपको याद किस रूप में रखें? अब यार मैं अपनी ओर से क्या बताऊँ, मेरे मुझे किस रूप में रखें। उनको जैसे दिखाई देता हो वैसे रूप में याद कर लें। इतना विश्वास जरूर मुझे कि मुझे बुरे रूप में याद नहीं करेंगे, कभी मुझे बुरे रूप में याद नहीं करेंगे, इतना मैं जानता हूँ। पर किस रूप में याद करते हैं ये तो उनका अधिकार है। पर मेरा विश्वास है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है ज़िंदगी में कभी बेदाग कैरियर अपना। मैंने राजनीति को भी धर्म की तरह से स्वीकार किया, धंधे की तरफ से स्वीकार नहीं किया। राजनीति को भी मैंने मिशन के रूप में स्वीकार किया, प्रोफेशन का स्वीकार किया है। आपकी कृपा से नोत्री जी एक बार हेल्थ मिनिस्टर, दो बार चीफ मिनिस्टर रह लिया। कुर्ते के इस दामन पर मच्छर मारा कोई दाग नहीं, और मुझे इस बात का संतोष है। ये संतोष लेकर के दुनिया से विदा होना है हमें। कल्याण सिंह जी, ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। जब राजनीतिक काजल की कोठरी हो जाए तब बिना दाग के इतनी लंबी पारी खेल लेना, मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा तो आत्म प्रशंसा हो जाएगी। पर आत्म प्रशंसा में विश्वास करता नहीं हूँ, पर हाँ जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रत्यक्ष अपने जीवन में उतार के दिखा चुका हूँ, संसार जानता है। मुझे अपनी ओर से कुछ इसमें तर्क या कोई प्रमाण या किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कल्याण सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए समाचार प्लस।